हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल प्रीति प्रेटी एजुकेशन पर। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ का एक्सरसाइज 6.1 जिसका नाम है ट्रायंगल त्रिभुज। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 6.1 जिसका नाम है ट्रायंगल। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज कहते किसे हैं? देखिए बाबू, ट्रायंगल की परिभाषा क्या होगी? जैसे कि और हम कहें कि त्रिभुज जो होता है वह 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 3 सरल रेखाएं हैं और इसके अंदर ये जो आकृति है इसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। इसी को हम लोग कहते हैं क्या बाबू? त्रिभुज। ठीक है ना? बहुत अच्छा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे कि अगर इसका परिभाषा लिखने के लिए हम कहें कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने अभी बताया है वैसे ही लिख देना है कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही आसान है, जितना पढ़ने में आसान है बिल्कुल वैसा ही आसान। ये चैप्टर हम आप लोग को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आप लोग एक बार पढ़िएगा फिर कभी इसको भूल नहीं पाएगा। चलिए देखिए, अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में जिक्र किस बात का किया गया है? तो इस चैप्टर में जिक्र किया गया है समरूपता का। समरूपता क्या होता है, समरूप किसे कहते हैं, ठीक है ना? और सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम किसे कहते हैं, सर्वांगसम किसे कहा जाता है, इसी के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समरूप क्या होते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर बना दें कि यह क्या है? त्रिभुज है। अभी और एक और हम बना देते हैं, एक और ये क्या है? त्रिभुज है। आकार में छोटा बड़ा है लेकिन यह भी त्रिभुज है और ये भी क्या है? ये भी त्रिभुज है। दोनों ही क्या है? त्रिभुज है। ठीक है ना? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज 1 जो है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 यह दोनों क्या है? समरूप है। ये जो साइन होता है यह समरूप का साइन होता है। इसका साइन होता है समरूप का। ठीक है ना? जैसे कि अब थोड़ा एग्जांपल अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हम वर्ग बना दिए और एक और कोई दूसरा हम वर्ग बना दिए। ये दोनों क्या है? ये इसको मान लेते हैं वर्ग 1, इसको मान लेते हैं वर्ग 2। अब हम बोले कि ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो ये क्या ये दोनों आपस में समरूप है या नहीं? तो हम बोल सकते हैं ये दोनों आपस में समरूप है। तो क्या है मतलब कि अगर सिर्फ जो दिखने में एक समान होता है वो आपस में समरूप होता है? नहीं। इसके लिए कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग समरूप किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए त्रिभुजों की समरूपता, यहाँ पर थोड़ा हम लोग देखते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता किस बात पर डिपेंड करती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता जो होती है वह किस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है ना? तो इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, तो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को चाहे त्रिभुज हो या फिर वर्ग हो या फिर आयत हो, उसको समरूप होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी ये है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि उनके संगत कोण
बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए। सबसे पहला ये चीज है, सबसे पहले ये जरूरी है कि उनके संगत कोण जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात क्या है जरूरी, दूसरा बात ये जरूरी है कि उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह भी बराबर हो, यानी कि उनकी संगत भुजाओं का संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग ये फिर बोल सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब थोड़ा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह किस प्रकार का आ रहा है, क्या होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो एक त्रिभुज बना देते हैं। जैसे मान लो कि यह त्रिभुज हो गया, इसे नाम लेते हैं ABC। एक और हम यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं, इसका नाम लेते हैं DEF। त्रिभुज ABC की भुजा AB मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर कुछ भी, 2 सेंटीमीटर और इसका 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC की जो AC भुजा है इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज DEF की जो DA भुजा है इसको मान लेते हैं यह 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC की जो BC भुजा है इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज DEF का EF भुजा जो है इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा कोण B इसको मान लेते हैं 80 डिग्री और कोण C को मान लेते हैं 40 डिग्री और इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, चूंकि अब इसमें भी इसको मान लेते हैं आपका 80 डिग्री या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, अभी वो भी हो सकता है। इसको 80 डिग्री, इसको 40 डिग्री और इसको 60 डिग्री। तो अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लागू करके दिखाते हैं कि यह क्या है। सबसे पहले कर रहा है उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण, तो यहाँ पर जैसे कि कोण B जो है वह बराबर है किसके, कोण E के। कोण C जो है वह बराबर है किसके, कोण F के। कोण A जो है वह बराबर है किसके, कोण D के। ये है आपका 80 डिग्री, ये है आपका 40 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बराबर हो गया पहला। तो चलिए पहला संगत कोण बराबर हो गया। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं कि उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम लिखें, यहाँ पे बीच में ही लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी है तो इसलिए यहाँ पे लिखे हम अगर AB बटा DE, ये हो जाएगा आपका 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, अगर हम लिखें BC बटा EF तो ये हो जाएगा 6/12 यानी कि 1/2। एक बार में ऐसे कट जाएगा। और अगला है अगर हम लिखें AC बटा DF तो यहाँ भी हो जाएगा 4/8 यानी कि अगेन 1/2। तो यहाँ पर इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह भी क्या है, बराबर है 1/2, 1/2 और 1/2। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है। किसके समरूप है बाबू, त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के। तो समरूप के बारे में उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सर्वांगसम क्या होते हैं। सर्वांगसम, ठीक है ना, इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सर्वांगसम हम लोग किसे करते हैं। सर्वांगसम, तो सर्वांगसम में सबसे पहले चीज
अब हम लोग समझने वाले हैं सर्वांगसम के बारे में। सर्वांगसम, सर्वांगसम देखिए, अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो त्रिभुज ही बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना दें, इसका नाम लेते हैं हमेशा की तरह ए बी सी, एक और त्रिभुज बना दें हमेशा की तरह, इसका भी नाम दे देते हैं डी ई एफ। अगर यह 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए अब ये जो दोनों त्रिभुज होगा ये एकदम हूबहू एक दूसरे के बराबर है और एक दूसरे क्या है, समान है, ठीक है ना। एक दूसरे क्या है, समान है। इसको भी 80, 40, 60, 80, 40 और 60 समझने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज एकदम हूबहू समान है। जैसे कि सपोज आप लोगों ने अगर जुड़वा पिक्चर देखा होगा, जुड़वा तो जुड़वा में क्या होता है कि एक ही जैसे दो व्यक्ति होते हैं, एक ही जैसे दो व्यक्ति होते हैं, एकदम बिल्कुल हूबहू समान होते हैं, तो वो एक दूसरे क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, यह एक दूसरे, यह सर्वांगसम है। किसका सर्वांगसम है बाबू, यह सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ क्या है, सर्वांगसम, ठीक है। अगर यही कुछ इस प्रकार रहता कि अगर ये त्रिभुज और एक तो ये त्रिभुज, तो यहाँ पे स्पष्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि ये छोटा है, ठीक है, और ये क्या है, बड़ा है, तो यह सर्वांगसम नहीं होगा, यह सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम होने के लिए बिल्कुल एकदम हूबहू सभी चीज ए टू जेड समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी जाके वो क्या होता है, सर्वांगसम होता है, ठीक है। तो इसलिए नोट में एक बात लिख लीजिएगा आप लोग नोट में कि सभी सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते, सर्वांगसम नहीं होते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 6.1 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। इसको आप नोट करिए, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, तो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो हम लोग को पता है कि सभी वृत्त जो होते हैं वह समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं, जैसे मान लो कि अगर कोई छोटा वृत्त बना दिया, कोई बड़ा वृत्त बना दिया, यानी कि अगर इसका हम रेडियस का बात करें तो इसका अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो क्या यह दोनों आपस में सर्वांगसम होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह छोटा है और यह बड़ा है। इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसलिए पहला सभी वृत्त क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब सभी वर्ग, तो इसी तरह सेम टू सेम सभी वर्ग क्या होगा, सर्वांगसम होगा या समरूप होगा। ये भी, और कोई बना दिया छोटा वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, कोई बना दिया बड़ा वर्ग जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, ये जो वर्ग है, वर्ग 1 वर्ग 2, यह दोनों आपस में क्या है, बड़ा छोटा है, इसलिए सभी वर्ग क्या होंगे बाबू, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब चलिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो
सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ऑप्शन में दिया है कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या समद्विबाहु समरूप त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको भी समझते हैं। जैसे कि अगर हम समबाहु, तो अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना दें, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसे कोई भी दो भुजा बराबर होती है उसको हम कहते हैं समद्विबाहु। इसका नाम लेते हैं ए बी सी। एक और हम त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका नाम लेते हैं डी ई एफ। अगर इसकी ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है और वही में अगर डी एफ में अगर इसका डी ई भुजा और ई एफ भुजा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में अंतर हो जाएगा। क्या होगा, अंतर हो जाएगा। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कि अगर यह इनका तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो, इनका तीनों भुजा क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तभी जाकर यह समरूप हो सकते हैं। नहीं तो इनका जो अनुपात होगा वह इधर उधर हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, तो वह क्या होगा, समरूप नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्या, इसका ऑप्शन है आपका, जैसे इनकी संगत कोण क्या हो, बराबर हो, इनका ऑप्शन है बराबर। दूसरा ऑप्शन है समानुपाती। ठीक है ना। तो देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती क्या हो, समानुपाती हो, तभी वह समरूप हो, तभी क्या होंगे, वह समरूप होंगे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार इसको आप लोग नोट कर ले, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का। देखिए बात यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। दो अलग अलग उदाहरण देना है। यहाँ पे जो भी लिखा है, पहला है समरूप आकृति। समरूप तो ही होता है ना, समरूप जो दिखने में समान हो। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज में पढ़ रहे हैं तो हम त्रिभुज बना देते हैं, है ना। इसका नाम देते हैं जरूर, बहुत ही जरूरी है। और एक और हम यहाँ पे त्रिभुज बना दे रहे हैं डी ई एफ। यह समरूप आकृति हो जाएगा। दो उदाहरण देना है, तो इसका उदाहरण एक और दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है ना, और एक और वर्ग यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। तो इसका भी ये दोनों जो आकृति होंगे आपस में क्या होंगे, समरूप आकृति। ये समरूप आकृति के उदाहरण हो गए। अब इधर वाला देख लीजिए, ऐसी आकृति जो आपस में समरूप नहीं हो। दो भिन्न आकृति हम लोग बना देंगे तो वो आपस में जो समरूप नहीं होगा। जैसे कि एक तो हम त्रिभुज बना दिए, ठीक है, और हम एक यहाँ पर बना दिए वृत्त। चलिए दूसरा, एक हम यहाँ पे वर्ग बना दे रहे हैं, वर्ग, और एक हम यहाँ पे बना दे रहे हैं आयत। क्या बना दीजिए, आयत। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों का आंसर। समरूप आकृति के दो एग्जाम्पल, दो समरूप आकृतियां और दो ऐसी आकृति जो आपस में समरूप नहीं है, जो आपके सामने है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको चलिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि ये जो दो चतुर्भुज हैं यह समरूप है या नहीं है। तो इनको समरूप होने के लिए दो मैंने आपको कसौटी बताया था। पहला कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर होना चाहिए, या फिर इनके जो
संगत कोण है वह बराबर होना चाहिए। पहला तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो वही देख लेते हैं पहले, क्योंकि हमको तो दिख ही रहा है ये 1.5 है, ये 3 सेंटीमीटर है, 1.5 है, 3 सेंटीमीटर है, 1.5 है, 3 सेंटीमीटर है और 1.5 है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा जी, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, आप लोग के सामने करके भी दिखा दें। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए इनके भुजाओं का अनुपात अगर हम लिखे SR बटा DC तो 1.5 बटा 3 तो ये रहेगा 1/2। ठीक है, और हम लिखे SP बटा DA तो 1.5/3 तो ये कितना हो जाएगा 1/2। और हम लिखे यहाँ पर कि PQ बटा AB ये भी 1.5 बटा 3 यानी कि 1/2। और हम लिखे यहाँ पर कि RQ बटा CD तो 1.5 बटा 3 यानी कि ये भी 1/2। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो कोण है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण 4। और हम लोग जानते हैं कि यह समरूप तभी होगा जब इसकी ये भी चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। देखिए यह जो कोण है यह 90 से ज्यादा है, ये 90 से कम है, 90 से ज्यादा है, 90 से कम है, 90 से ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं आंसर क्या कि नहीं ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कारण इनके संगत कोण बराबर नहीं, इनके संगत कोण बराबर नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर भेजें और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक लिए बाय बाय।